चलो करते हैं स्टार्ट क्लास। तो आज जो मैं करवाने वाला हूँ वो करवाने वाला हूँ कन्वर्जन कंसेप्ट्स। हेडिंग डाल लो, कन्वर्जन कंसेप्ट्स। ठीक है, इन कन्वर्जन कंसेप्ट्स को जानने के लिए आपको कुछ टॉपिक्स या कुछ डेफिनेशंस जाननी पड़ेंगे या कुछ कंसेप्ट्स जानने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट जो है वो है डेप्रिसिएशन का। तो हेडिंग डाल लो डेप्रिसिएशन। ठीक है, हेडिंग डाल लो डेप्रिसिएशन, फिर पढ़ते हैं। ठीक है, लिखो इट इज द लॉस इन वैल्यू ऑफ asset. It is the loss in value of asset due to normal wear and tear, passage of time, और expected obsolescence। ठीक है, इतना लिख लिया क्या? मतलब समझाऊं डेप्रिसिएशन का इतने का? तो डेप्रिसिएशन क्या कहता है कि डेप्रिसिएशन का मतलब है कि ये लॉस है इन द वैल्यू ऑफ एसेट। यानी क्या? लॉस, यानी कि लॉस हो रहा है किसमें? वैल्यू ऑफ एसेट में। किसमें? वैल्यू ऑफ एसेट में। और इसके कारण है, इस लॉस के कारण है। क्या कारण है? नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब होता है यूसेज। ठीक है, यानी कि जब हम किसी भी एसेट को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वैल्यू में गिरावट आती है। ठीक है, तो उस लॉस को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो या तो नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से आ जाएगा। ठीक है, दूसरा रीजन है पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि समय गुजरने के साथ साथ भी कभी कभी एसेट में गिरावट आ जाती है। उस गिरावट को भी क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो रीजन बता रहा हूं, नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, और तीसरा है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। यानी कि आपने पहले से ही, आपको ये पता है कि टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होने वाली है, पुरानी होने वाली है, उसकी वजह से, या कोई मशीन पुरानी होने वाली है, आउटडेटेड होने वाली है, उसकी वजह से भी एसेट में गिरावट आती है। ठीक है, तो उस लॉस को, जो वैल्यू में गिरावट आ रही है, ठीक है, तो जो वो गिरावट है, उस गिरावट को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा पॉइंट और लिख लो कि डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज, डेप्रिसिएशन के कुछ कुछ नाम है, वो नाम बता देता हूं मैं आपको। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये भी डेप्रिसिएशन का एक नाम है। CFC लिख देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो क्या नाम है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट,
तो ये भी डेप्रिसिएशन का एक नाम है, ठीक है। या ऐसे बोल दो इसे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये भी इस डेप्रिसिएशन का एक नाम है, ठीक है। या लास्ट नाम है इसका कैपिटल अलाउंस, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। ठीक है, तो जो एसेट में गिरावट आ जाती है या उसकी वैल्यू में उस जो एक लॉस होता है हमारी एसेट की वैल्यू में, उस लॉस को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। और इस लॉस के या फॉल, इस गिरावट के 3 कारण हो सकते हैं। ये तो हम यूज़ कर रहे हैं उसको, नॉर्मल यूसेज, नॉर्मल वियर एंड टियर जिसे कहते हैं, या पैसेज ऑफ टाइम, समय गुजर रहा है उसकी वजह से वैल्यू गिर रही है, या हमारी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, आउटडेटेड हो गई, पुरानी हो गई, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड था, ये हमें पहले से हमें पता था कि ऐसा होगा, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन समझ में आ गया हो तो लिख लो। अच्छा, डेप्रिसिएशन का जो ये कंसेप्ट है वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम डिफरेंस समझ सकें ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू के बीच में। ठीक है, ठीक है। तो ग्रॉस का मतलब समझना जरा ध्यान से, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। और टोटल में से अगर आप एक्सपेंडिचर घटा दो तो डेप्रिसिएशन भी क्या है, एक तरीके से एक्सपेंडिचर ही है। तो जब हम टोटल में से इस डेप्रिसिएशन को, यानी कि मैं बोलूं कि ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, नेट वैल्यू। बस इतनी सी ही बात है, इतनी सी ही बात है जी। तो मैं इसको एक बार अगर और अच्छे से लिख दूं तो ध्यान से देखना। तो अगर कोई बोले आपसे नेट निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, नहीं, ग्रॉस वैल्यू में से क्या कर दोगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो क्या पता जाएगा आपको, नेट वैल्यू। क्योंकि टोटल में से अगर कुछ घटाया एक्सपेंस तो हमें नेट पता चल जाएगा, है ना। ग्रॉस में से कुछ एक्सपेंस घटा दिया जिसका नाम था डेप्रिसिएशन, तो हमें क्या पता चल जाएगा, नेट पता चल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है बस, और कोई बात नहीं है। अब बाकी तुम्हें फॉर्मूले से खेलना तो आता ही है। नेट वैल्यू में अगर आपने डेप्रिसिएशन जोड़ दिया, इसको इधर ले आए, देखो इधर इक्वल टू के इधर ले आए डेप्रिसिएशन को, और भी खेलना है और खेलो। ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। हाँ बस इतने से ही दिमाग घूम गया। ये देखो जरा, इसको इधर ले गए, इसको इधर, हाँ क्या हो जाएगा फिर, ग्रॉस वैल्यू में से अगर नेट वैल्यू माइनस, इसको यहीं, इसको तुम एक काम करो, नेट वैल्यू को इधर ले जाओ तो किस में हो जाएगा, माइनस में। डेप्रिसिएशन को इधर ले जाओ तो किस में आ जाएगा, प्लस में। तो ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू इक्वल टू क्या, डेप्रिसिएशन। गणित की कमजोरी है, मैथ्स का ट्यूशन लगवाओ छोटे बच्चों के साथ। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि ट्यूशन लगवाओ छोटे बच्चों के साथ, 5वीं 4थी के जो बच्चे होते हैं उनके साथ आप लगवा लो, तो ये प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये लिख लेना, डेप्रिसिएशन खत्म हो गया इसके साथ ही हमारा।
तो हमारा अगला जो है कंसेप्ट वो है NFIA या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो शब्द से ध्यान रखना, शब्द पे ध्यान रखना कि क्या बोला है मैंने। नेट कितना फैक्टर इनकम मिला अब्रॉड से, अब्रॉड बोले तो फॉरेन कंट्रीज है ना, विदेशों से, विदेशों से टोटल कितना माल आ रहा है ना। तो ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद फिर समझा दूंगा। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं और फिर समझ लेंगे। ओके, तो NFIA इक्वल टू फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट्स, earned by residents from abroad। ठीक है, फैक्टर इन माइनस फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट टू अब्रॉड। है ना, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसको बोल देते हैं फीफा माइनस फीटा। वैसे शॉर्ट फॉर्म हो गया, वैसे कोई रिलेवेंस तो है नहीं फीफा फीटा का। ठीक है, ठीक है, फीफा माइनस फीटा। ठीक है, समझा देता हूं आपको मैं फीफा क्या है और फीटा क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूं। ठीक, देखना जरा ध्यान से। ये है USA, ठीक, ये है कनाडा। ठीक है, बाकी बहुत से लोग कनाडा भी कहते हैं। ठीक, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये है इंडिया, हमारी कंट्री। मतलब ये कनाडा है और ये इंडिया है। ठीक, अब हुआ क्या, हमारे यहाँ से हनी सिंह जी गए कहाँ, कनाडा, यो हनी सिंह। ठीक है, हमारे यहाँ से इंडिया से यो हनी सिंह गए परफॉर्म करने कनाडा और वहां से डॉलर में रुपए कमा के ले आए। ठीक, तो हम ये हनी सिंह क्या है, हमारे रेजिडेंट हैं। तो हमारा रेजिडेंट पैसा कमा के लाया है कहाँ, इंडिया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि विदेशों से माल लाना देश में। ठीक है, हाँ, हमारा रेजिडेंट जब विदेशों से अर्न करता है पैसा तो उसे कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इसको फीफा बोल देते हैं। ठीक है, तो मान लो ऐसा कि 1000 रुपये कमा के लाया है हनी सिंह। ठीक है, और आपको पता है कि, चलो ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं, जस्टिन बीबर आया इंडिया। वैसे जस्टिन बीबर आया था इंडिया, ठीक है, परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, मोटी रकम लेके गया है। तो जस्टिन बीबर आया इंडिया परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और इंडिया से कुछ रोकड़ा लेके गया है। ठीक है, कितना रोकड़ा ले गया, मान लो है 2000 रुपये। ऐसा क्यों भैया, अब भाई जस्टिन बीबर थोड़ा सा बड़ा स्टार है तो ज़्यादा पैसे ले लिए, इस पर क्या है बड़ी बात।
ठीक है, तो जस्टिन बीबर 2000 रुपये ले गया और हनी सिंह कितना कमा के ले आया था? 1000 रुपये। तो ये जस्टिन बीबर जो ले गया है ना इंडिया से, ये हमने पेमेंट करी है किसको? नॉन रेजिडेंट को। अब जस्टिन बीबर रेजिडेंट थोड़ी हमारे देश का, ना यहाँ रहता ना यहाँ कमाता, तो नॉन रेजिडेंट ही है। तो 2000 रुपये ले गया ये, ठीक है। तो हमने कमाया कितना? 1000। खर्च पे कितना कर दिया? 2000। तो मैं क्या कह सकता हूं कि हमारी कोई इनकम नहीं है अब्रॉड से, उल्टा हम अब्रॉड को माइनस में 1000 रुपये पे ही कर रहे हैं। तो हमारा जो NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो माइनस में यहाँ पे मान लो 1000 रुपये, यानी कि हम पेमेंट कर रहे हैं, कोई इनकम नहीं है। माइनस की इनकम का मतलब क्या है? पेमेंट ही तो है। तो नेट फैक्टर इनकम हमारे फ्रॉम अब्रॉड कितना आ रहा है? 1000 आ रहा है, -1000 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उल्टा कुछ हो जाता तो हमारा कोई आर्टिस्ट जाता और सोचो 5000 रुपये कमा के लाता, और जस्टिन बीबर यहाँ से 2000 रुपये कमा के जाता, ठीक है। तो हमारा क्या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता? 3000 रुपये। यानी कि हम विदेशों से नेट जो है, नेट वो 3000 रोकड़ा कमा के ला रहे हैं, 3000 माल ला रहे हैं विदेशों से, तो इसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस नेट का मतलब समझ में आया यहाँ पे आपको कि नेट कितना कमा के ला रहे हैं? आफ्टर पेइंग द नॉन रेजिडेंट हाउ मच मनी आई हैव इन माई हैंड, ठीक है। सिंपल, ये समझ में आ गया? ये बनाना है, ये तो लिखना ही पड़ेगा। ये बनाना है कि नहीं बनाना? समझ में आ गया। चलो, ये नहीं बनाना लिख तो मत बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ बातें तो लिखनी पड़ेंगी। चलो लिख लो। पहले इस डेफिनेशन के बाद ये डेफिनेशन, मतलब इस हेडिंग के बाद ये डेफिनेशन लिख लेना। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन it refers to the difference between factor income received from rest of the world and factor income paid to the world, to the rest of the world। ठीक है, ये लिखने के बाद ये लिख लेना। चलिए, अब ये जो कंसेप्ट है NFIA का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, ये जानना क्यों जरूरी है? ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में फ़र्क करना सीख सकें। इन दोनों का डिफरेंस जानने के लिए ज़रूरी है। अगर मैं देश की कमाई में बस इतनी सी बात जोड़ दूं कि मैं विदेशों से कितना कमा के लाया, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि मेरे टोटल नेशन का कितना इनकम है ना। वो इनकम जो मैं अपने घर में कमा रहा हूँ, ठीक है, यानी कि ये मेरे धरती की कमाई है, ठीक है, मेरी डोमेस्टिक कमाई है। इसमें अगर मैं इतनी सी बात जोड़ दूं कि मैं विदेशों से भी कितना नेट लेके आया हूँ, NFIA यानी कि नेट
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो क्या मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मेरी नेशनल इनकम कितनी कितनी है? बस इतनी सी बात है। तो बहुत ये ऐसा करवाते हैं हम, मतलब टीचर्स, कि नेशनल इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFI है ना। तो कभी भी नेशनल निकालना होता है तो डोमेस्टिक में हम वो चीज़ जोड़ देते हैं जो हम बाहर से लेके आए हैं, नेट। ठीक है, और ये फिगर माइनस में भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम लाते नहीं हैं, कभी कभी हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब बस फॉर्मूला से खेलो। नेशनल माइनस डोमेस्टिक इक्वल टू NFI। ठीक है, ठीक है, ये नेशनल में से अगर हम ये घटा दें कि NFI कितना, यानी कि बाहर से कितना लेके आए हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि डोमेस्टिक कितना होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? छाप लो। तो अगला कंसेप्ट जो हमारा वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, या NIT भी कह देते हैं इसको। ठीक है, तो NIT का मतलब डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ। देखो, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, तो उसमें आपको टैक्स लगता है। ठीक है, मान लो आपको टैक्स लगा 100 रुपये, ऐसा मान लो। ठीक है, कोई प्रोडक्ट खरीदो, बनाओ, कुछ भी है ना, तो उस पर क्या लगता है आपको? टैक्स लगता है। तो अभी तुम ये मत सोचो, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल वैसे GST होता है। GST इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स है क्या? अभी हम वो गवर्नमेंट बजट वाला जो जब चैप्टर करेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। बट ऐसा समझ लो कि हमें सरकार को टैक्स भरना पड़ता है, और इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि बेसिकली कंज्यूमर पे करता है। ठीक है, जैसे आप कोई सामान लोगे तो आप GST पे करते हो ना, तो आप पे करते हो ना, दुकान वाला आपसे चार्ज करता है GST, है ना। वो तो बस देता है गवर्नमेंट को, बाकी एक्चुअल जो बर्डन है वो आपके जेब पे होता है। ठीक है, तो ऐसा मान लो कि इनडायरेक्ट टैक्स 100 रुपये। ठीक है, सरकार कहती है यार देखो, मैं कभी कभी क्या होता है, सरकार छूट दे देती है कहीं कहीं। ठीक है, जिसको कहते हैं सब्सिडीज। ठीक है, तो 100 रुपये का टैक्स था, सरकार ने कहा चलो मैं 30 रुपये की छूट दे देता हूँ। तो अब मुझे बताओ कि कितना नेट टैक्स आपको भरना पड़ रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स 70। यही है बस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया? कोई ऐसी बड़ी बात है ही नहीं इसमें, तो ऐसा कुछ है नहीं जो ना समझा जाए। ठीक है, अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूं आपके साथ, तो ये है बेसिकली, शॉर्ट में बताता हूँ। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसे कौन इम्पोज करता है, मतलब कौन लगाता है? ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट ही लगाएगा। किस पे लगा सकते हैं? ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज, या सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ या ना। तो ऐसा टैक्स जो कि प्रोडक्शन या सेल पे लगा दिया जाए। ठीक है, इसका रिजल्ट ये होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का रिजल्ट, कि मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? है ना भाई। सरकार देखो, कोई चीज 100 रुपये में बन रही थी, अब सरकार ने कहा लाओ 20 रुपये मुझे टैक्स दो। ठीक है, तो वो कंज्यूमर से लेगा। तो अब कॉस्टिंग प्लस टैक्स, अब ये प्रोडक्ट कितने का हो गया? 120 रुपये का। तो मार्केट प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया इस टैक्स की वजह से। सिंपल सी बात। और सब्सिडीज इसका ऑपोजिट है, सरकार कोई छूट देती है जब आप कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ बनाते हो या सेल करते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा? अगर मैंने 100 रुपये की चीज़ बनाई और सरकार ने कहा मैं छूट दे देता हूँ 20 रुपये का, मान लो आपको, तो क्या होगा? मेरे मार्केट में जो मार्केट प्राइस होगी वो घट जाएगी। इतनी सी बात है ना। तो सबसे टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस विल इंक्रीज द मार्केट प्राइस
ऑन द अदर हैंड सब्सिडीज विल डिक्रीज द मार्केट प्राइस। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ये कितना ये लिखना है? चलो ये इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज के ऊपर मैं नोट लिखवा ही देता हूं। लिखो इनडायरेक्ट टैक्सेस। It refers to those taxes which are imposed by the government on production and sale of goods and services। As a result of imposition of indirect taxes, market price of the product या goods and services will increase या ऐसे लिख दो मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी increases। एग्जाम्पल में मैं बता चुका हूँ आपको, एक तो जीएसटी होता है और एक होता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी पता है क्या होता है? कस्टम ड्यूटी जब भी कोई सामान आप फॉरेन कंट्री से बाहर से मंगाते हो ना, तो उस पर एक टैक्स लगता है, उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी। चलो सब्सिडी समझ लो। इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट टू एन एंटरप्राइज ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी। यानी कि ये सब्सिडी होती है, ये हर प्रोडक्ट पे थोड़ी मिल जाएगी। ये कोई भी प्रोडक्ट बनाए आपको सब्सिडी मिलेगी, ये कुछ प्रोडक्ट पे मिलती है। ठीक है, आपको क्या लगता है हर प्रोडक्ट पे सब्सिडी दे देनी चाहिए गवर्नमेंट को? आप कोई टोबैको प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो क्या इस पर सब्सिडी दे देनी चाहिए गवर्नमेंट को? है नहीं ना, फिर तो बस हो गया काम। ये इनको कॉस्ट कम पड़ जाएगी, ये रेट घटा देंगे टोबैको प्रोडक्ट से मार्केट, क्योंकि एज अ रिजल्ट ऑफ सब्सिडी मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस, तो टोबैको प्रोडक्ट्स के रेट गिर जाएंगे मार्केट में। ठीक है, और क्या करेंगे सब लोग जो इस वजह से रुके हुए थे कि प्राइस ज़्यादा है, वो भी करना चालू कर देंगे। ठीक है, वो भी कंज्यूम करने लगेंगे क्या? टोबैको प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इन पे क्या होना चाहिए? इन पे तो हैवी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने चाहिए। ठीक है, और किन प्रोडक्टों को सब्सिडीज मिलनी चाहिए बताओ? एग्जांपल आप क्या लोन्स? हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। अगर आप कोई घर खरीद रहे हो तो उसके लिए कह रहे हो ना, इंटरेस्ट। ठीक है, और बताओ? हाँ वाह, वैसे ही पोल्यूशन कम है कार पे। वो पोल्यूशन तो बहुत कम है ना इस दुनिया में कार्स पे, और आपको वो दे देते हैं सब्सिडी।
वाह, कितनी समझदारी वाली बात करी है तुमने। तुम जैसे समझदार बच्चे हों तो देश में और भी तरक्की की चांस मैं देख रहा हूँ। हाँ, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे आपको सब्सिडी मिलना चाहिए, हाँ या ना? या आप बोलो सैनिटरी पैड्स, है ना? ठीक है, जो लड़कियों के लिए इतने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोग यूज़ नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, तो इन पे भी सब्सिडी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि लोग ये मतलब इसे यूज़ कर सके जो नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया इसका। ठीक है, चलो लिख लिया इसको आपने, कर दूँ इरेज में। चलो, तो कंसेप्ट क्या है हमारा, फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। ठीक है, इसको पढ़ मैं बाद में दूंगा, थोड़ा आपको सिंपली लॉजिकली समझा देता हूँ, उसके बाद इसको पढ़ दूंगा, रीड कर दूंगा, फिर समझ लेना आराम से। और कि मतलब लिखा क्या है ना, समझ तो जाओगे एग्जांपल से। देखो, एक प्रोडक्ट को बनने के लिए मुझे कुछ रिसोर्सेज चाहिए, या मैं बोल सकता हूँ मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, हाँ या ना? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही तो प्रोडक्शन को मुमकिन बनाते हैं, प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करते हैं, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं। ठीक है, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैं कुछ पेमेंट करूँगा। ठीक है, तो अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो, मैं प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ, तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा फैक्टर कॉस्ट, है ना? क्योंकि मेरे लिए तो ये कॉस्ट ही है ना? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट है मेरे लिए, मुझे खर्चा करना पड़ रहा है, उनको पैसे पेमेंट करूँगा इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो ये मेरे लिए क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद सरकार आएगी, सरकार कहेगी प्रोडक्ट बना रहे हो, मैंने कहा हाँ प्रोडक्ट बना रहे हो, टैक्स दे दो, तो मैं सरकार को क्या दे दूंगा, कुछ टैक्स दे दूंगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना? अगर कुछ सब्सिडी होगा उसे माइनस करके मैं कुछ टैक्स दे दूंगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और जो इन दोनों को टोटल करके जो अमाउंट आएगा, उस अमाउंट पे मैं क्या कर पाऊंगा, अपने प्रोडक्ट को बाजार में बेच पाऊंगा, और उसको क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस। देखो, है ना सिंपल सी बात। पहले मैं कॉस्ट निकालूंगा प्रोडक्ट के बनने की, उसके बाद उसमें मैं टैक्स जोड़ूंगा, तो जो अमाउंट फाइनल आएगा वो आएगा मेरा मार्केट प्राइस, जिसपे मैं प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर पाऊंगा। ठीक है, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। जब मैं फैक्टर कॉस्ट की बात करता हूं तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, इट इज द अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, और मार्केट प्राइस क्या है, इट रेफर्स टू द प्राइस, इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है, इट एक्सक्लूड्स एनआईटी। देखो, फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी दिख रहा है क्या कहीं? नहीं, लेकिन जब मैं मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूं, यानी कि इन दोनों को जोड़ के, तो इट इंक्लूड्स एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड करता है। यानी कि जब आप कॉस्ट में जोड़ते हो एनआईटी, तभी तो मार्केट प्राइस आ जाता है। यानी कि मार्केट प्राइस में ये भी है और ये भी है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट तो अकेला अपने आप में ही कॉस्ट है। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लो एक बार फैक्टर कॉस्ट का। मार्केट प्राइस में से अगर मैं टैक्स घटा दूं, ठीक है, अगर बाजार में मैं एक सामान 100 रुपये का बिक रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है सरकार ने भी मुझसे कुछ टैक्स लिया होगा इस पर, सरकार ने उस पर टैक्स, तभी तो इस 100 रुपये में एक तो मेरी कॉस्ट इंक्लूडेड है और टैक्स इंक्लूडेड है जो गवर्नमेंट ने मुझसे लिया होगा। ठीक है, या लेगी, तो 80 रुपये का प्रोडक्ट होगा, 20 रुपये का टैक्स होगा, ऐसी मान लो, है ना? तो मैं कह सकता हूँ ना कि इस मार्केट प्राइस से अगर मैं इस 20 रुपये को घटा दूँ तो मुझे पता चल जाएगा क्या, मेरी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि कॉस्ट में जब टैक्स जोड़ते हैं तो मार्केट प्राइस आता है। ये मैंने यहाँ पे भी आपको समझा दिया था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट यही है, इम्पॉर्टेंट ये जो फॉर्मूला है हमें ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है यहाँ पे फॉर्मूले में, इनडायरेक्ट टैक्स जो हमने भी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी कंसेप्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट,
factor cost and market price. It is important because it will tell you the difference between the factor cost and market price. ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस में क्या अंतर है, ठीक है? और ये दोनों भी आ गया कि मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, और फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? नेट वो पैसा जो हम सरकार को दे रहे हैं प्रोडक्शन या सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस के लिए, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? चलो, तो नोट डाउन हो गया? नोट डाउन हो गया हो तो फिर मैं रब कर दूँ उसे।